गायत्री देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। वहीं सेक्रेटरी की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा हुआ था। आप दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी को मिलकर लूट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी इन करतूतों की वजह से आपको जेल भी हो सकती है, इस बात का अंदाजा भी है आप दोनों को। अपनी बात पूरी कर सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों को देखने लगी और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गई। सेक्रेटरी के जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी और नील किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके कानों में कुछ समय पहले गौतम की कही हुई बातें गूंज रही थी। सभी की नजरें नील और गायत्री देवी पर टिकी थी। उन्हें देखकर सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे और फिर कुछ ही देर बाद सभी लोग एक एक कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी सभी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नील अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था और साथ ही गायत्री देवी भी हैरान थी। आखिर ये सब हुआ कैसे? एक रात में आखिर चेयरमैन का मूड कैसे बदल गया? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है। हाँ, और मैं जानता हूं कि कौन है। ये कहते ही नील गुस्से में गेट से बाहर निकल गया। उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर गायत्री देवी तुरंत उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो ये बात बताने के लिए गौतम के पास वेटिंग रूम में आ गई। गौतम अवनी का खिला हुआ चेहरा देखते ही सारी बातें समझ चुका था। गौतम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने जैसा कहा था वैसा। अवनी आगे कुछ बोलती उससे पहले नील वहां पहुंच गया। उन दोनों को हंसते हुए देखकर नील ने कहा, अच्छा तो ये सब तुमने किया है? आखिर तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना अवनी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुमने मेरा डिजाइन चुराया, धोखे से उस पर अपना नाम भी लिखा, और अब जब सच सबके सामने आया है तो इसका जवाब तुम मुझसे मांगने आए हो। हाँ, बताओ ऐसा क्या किया है तुमने रातों रात? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट को लेने के चक्कर में तुमने चेयरमैन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो? ये कहते हुए नील अवनी के पास आने लगा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ। इसके आगे अपने गंदे मुंह से अवनी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूं वो तू सोच भी नहीं सकता। क्या करेगा? मारेगा? अबे तेरे जैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। साले खुद की बीवी तो संभलती नहीं और मुझे धमकी दे रहा है। पता नहीं किस किस से अपना मुंह काला कराए फिर रही है। कल गई होगी चेयरमैन के पास अपने हुस्न का जादू चलाने, तभी तो उन्होंने रातों रात मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। गौतम गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसने आव देखा न ताव और नील के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। नील अगले ही पल जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। साले तेरी ये हिम्मत! नील अपनी नाक से खून साफ कर गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त कसकर उसका कॉलर पकड़ लिया। आगे एक भी शब्द बोलने से पहले सोच लेना, वरना ये तो कुछ नहीं है, तेरी इससे भी बुरी हालत होगी। अवनी ने पहली बार गौतम को इतने गुस्से में देखा था। उसने उसी वक्त आगे आकर गौतम का हाथ पकड़ लिया। गौतम छोड़ो, इस आदमी से मुंह लगने का मतलब है अपना मुंह खराब करना। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। ये कहते हुए अवनी गौतम को लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को बात करने का नया टॉपिक मिल चुका था। सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे, लेकिन नील बिना किसी बात पर ध्यान दिए अवनी और गौतम को जाते हुए देख रहा था। हाँ, निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, निकालो इन दोनों को और आज के बाद यहां नजर ना आए ये दोनों। नील ये कहते हुए गुस्से में अपने कैबिन में जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कुछ सेकंड्स नील के आसपास अंधेरा छा चुका था। उसने जैसे ही घूम कर देखा तो सामने गायत्री देवी दिखाई दी। दादी सा, क्या हुआ? गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से बुरी तरह लाल था। गायत्री देवी को देखते ही आसपास खड़े लोग अपने अपने काम में लग गए। चुप, बिल्कुल चुप।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो ऑफिस के लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो? आखिर तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? सॉरी दादी साहब, वो मैं गुस्से में था क्योंकि ये सब जिसने भी किया है मैं उसका पता कर लूंगी, इसीलिए तुम अब चुप रहो, कुछ नहीं करोगे। मैं खुद चेयरमैन के पास जा रही हूँ। गायत्री देवी अवतार ग्रुप के लिए निकल जाती है। नील अपने गाल पर हाथ रखकर बहुत देर वहीं खड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ अवनी और गौतम कार लेकर घर जाने के लिए निकल गए। अवनी मन ही मन खुश भी थी और कहीं ना कहीं वो गौतम को गुस्से में देखकर हैरान भी थी। थैंक यू नील से मेरी। अवनी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी बात करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो नील ही क्यों ना हो। ये बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तब तुमने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि आज दादी सा का सच सबको पता लग जाएगा, और आज सच सबके सामने आ भी गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए सक पका गया। मुझे कैसे पता होगा? हाँ, बस मुझे इस बात का यकीन था कि इतनी बड़ी कंपनी में कोई इतनी आसानी से हेरा फेरी तो नहीं कर सकता, और फिर सच को सबके सामने आने से कौन रोक सकता है भला? हाँ ठीक कहा तुमने। दोनों इसी तरह बात करते हुए घर की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह पूछने के लिए अभिनव गुप्ता के ऑफिस में पहुंच चुकी थी। गायत्री देवी को सामने देखते ही अभिनव सारी बातें समझ चुका था। कहिए गायत्री जी। अभिनव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। नील के डिजाइन में कोई कमी नहीं है, मैंने खुद वो डिजाइन चेक किया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को मना करते हैं तो अग्रवाल ग्रुप के साथ साथ आपकी कंपनी का भी लॉस होगा। ऐसा डिजाइन आपको कोई नहीं दे सकता, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? और कितना झूठ बोलोगी आप गायत्री देवी? ये बात कहते हुए अभिनव गुप्ता ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर आराम से बैठकर गायत्री देवी की आंखों में देखने लगा। आपको शर्म आनी चाहिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे समझाने के लिए आई हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपनी उम्र का लिहाज तो करना चाहिए। अभिनव की बात सुनते ही गायत्री देवी कुछ कह नहीं पाई। आज पहली बार उसकी अवतार में इतनी बेइज्जती हुई थी। अभिनव अगले ही पल कुर्सी से उठकर अपने हाथ में पहनी घड़ी देखने लगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, आपको इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभिनव के मुंह से निकले एक एक शब्द ने गायत्री देवी को अंदर तक झकझोर दिया। वहीं दूसरी तरफ नील केबिन के बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। इससे पहले कि गायत्री देवी कुछ बोलती, नील बिना परमिशन लिए अंदर आ गया। नील के अचानक अंदर आ जाने से अभिनव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन तभी गायत्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अभिनव जी, मुझे नहीं पता आपको किसने मेरे खिलाफ ये सारी बातें कही हैं। ट्रस्ट मी, ये डिजाइन नील ने ही बनाया है, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। गारंटी? वो भी इस रंगीन मिजाज आदमी की? गायत्री देवी, आप मजाक तो नहीं कर रही? प्लीज, मुझे डिजाइन इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए मैं इंसान की काबिलियत को समझती हूँ। आप आज किसी के कहने में आकर मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं गायत्री देवी, मैं इस कुर्सी पर बैठकर टाइम पास करने आता हूँ? आई नो कि किसी प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। डिजाइनर को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मिस्टर नील ये नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इनका पहले का काम भी देखा है। ये बात कहते हुए अभिनव गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अब आप मेरी बात कान खोलकर सुनिए, मुझे जल्द से जल्द उस शख्स का नाम चाहिए जिसने ये डिजाइन बनाया है, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये आप अच्छे से जानती हैं। अगर आप चाहती हैं कि अवतार में आगे भी आपका नाम इसी तरह बना रहे तो अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक मिस्टर राठौड़ को ये बात पता लग चुकी है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नील भी हैरानी से अभिनव को देख रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।